हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। तो दोस्तों, इसके पहले के जो 7 चैप्टर हैं उसका भी वीडियो बना करके हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड कर दिया है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो जाकर के आप जो है उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल विराज पाठशाला पे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। तो दोस्तों, आपको जो है भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल विराज पाठशाला पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के जो है उन सारे वीडियोज़ को एक जगह पर क्रमिक रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जो है आज का अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध त्याग दिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहली हेडिंग है एक बहुत बड़ा राज्य जिसे साम्राज्य कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है अपने पिछले वीडियोस में देखा कि लोग जो है कैसे एक कबीले से होते हुए जन पे आए, जन से होते हुए जनपद बने, और जब जनपद बने तो जनपद बनने से जो है महाजनपद बने, और जब कई महाजनपद बने तो उनके बनने से जो है राज्य बने, और जब कई राज्यों के बनने से क्या बना, साम्राज्य बना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें जो है साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो है पहला पॉइंट है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता से किया था। दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है कि जिस साम्राज्य पे अशोक ने शासन किया था उस साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य या चाणक्य नाम के व्यक्ति की सहायता से किया था। तो दोस्तों, यहीं पे क्वेश्चन पूछता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य नाम के व्यक्ति की सहायता से किया था। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चाणक्य ने किया था। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना जो है चाणक्य ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो बहुत से नगर रहे होंगे उनके साम्राज्य में, लेकिन केवल यहाँ पर जो है 3 नगरों की बात की गई है, और ये 3 नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इन 3 नगरों की जो विशेषता है उसको जो है आप लोग रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, और यहाँ से जो है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र की विशेषता क्या है। तो पाटलिपुत्र जो थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो दोस्तों, तक्षशिला के बारे में ये दिया गया है कि तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अगर आप उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो है रास्ते में क्या मिलेगा, तो उज्जैन नगर मिलेगा। ये तीनों जो नगर हैं इनकी विशेषताओं के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक नोट बनाया हुआ है। तो अशोक के शिलालेख जिसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, कंधार, लंपक, मनसेहरा, मेरठ, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, बहापुर दिल्ली, लुम्बनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गिरनार, पनगुरिया, जौगढ़, कलिंग, सुपारा, सन्नति, मस्की, येरागुडी और ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इसको जो है आप लोग 1 से 2 बार 3 बार जो है पढ़िएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहले चैप्टर में दोस्तों बिल्कुल पढ़ा है कि अशोक का जो कंधार अभिलेख है वो ग्रीक भाषा और आरामाइक नामक लिपि में मिला है। दोस्तों, ये प्रश्न भी जो है सीटेट में पूछा जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वंश किसे कहते हैं। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में जो है 3 सबसे महत्वपूर्ण राजा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो दोस्तों, आपको जो है ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ, और इसके बाद जो है बिंदुसार का बेटा जो है अशोक हुआ। तो ये क्रम जो है आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, साम्राज्य का प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग हमने जो है अभी पीछे ही पढ़ा है कि पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसीलिए जो है पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट जो है सीधा नियंत्रण करता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा जो है अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो गांव और शहर थे और उसमें जो लोग किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारी रहते थे जो है उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा स्वयं अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ताकि जो उसका जो है प्रशासन सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है संदेशवाहक। तो संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और आपको जो है संदेशवाहक के बारे में जो है जो कथन यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों संदेशवाहक का काम क्या था? तो संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों पर नजर रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो दोस्तों ऐसे ही जो है अशोक उनके भाई को गवर्नर बना करके तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में भेजा गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है, जो ये पॉइंट मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न बनने को मिल सकता है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों प्रश्न आपसे बन सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम किस चीज के लिए फेमस था? तो वो है कंबल। और ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार दक्षिण भारत जो है किसके लिए किस चीज के लिए फेमस था? तो वो है सोना और कीमती पत्थर। दोस्तों एक तरीके से और प्रश्न बन सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? ऐसा जो है कहाँ पर या किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसकी रचना जो है चाणक्य नाम के व्यक्ति ने किया था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नजराना और कर यानी टैक्स। दोस्तों देखते हैं नजराना और टैक्स में क्या अंतर है। तो जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो दोस्तों जो कर था वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, यानी इसको आपको जो है देना ही देना था और एक नियमित ढंग से इसको इकट्ठा किया जाता था। और हमने अभी पीछे ही पढ़ा है कि पाटलिपुत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है राजा ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करता था जो कर वसूलते थे। और इसके बाद अगर हम बात करें नजराने की, तो नजराना जो है अनियमित रूप से जो है जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। और सबसे बड़ी बात नजराने की ये है कि ये एक प्रकार का जो है स्वैच्छिक कर था, यानी जिसकी इच्छा हो वह इसे दे सकता है। तो ये रहा दोस्तों नजराने और कर के बारे में। वहीं पर देखिए दोस्तों याद रखिएगा कर जो है वो स्वैच्छिक नहीं था, नजराना क्या था? वो स्वैच्छिक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक एक अनोखा सम्राट। दोस्तों अब हम जो है अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों हमने जो है अभिलेखों के बारे में पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है। दोस्तों जिन भी लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जाकर के पहले वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों उसमें जो है सारे चैप्टर के बारे में, सारे चैप्टर के संक्षिप्त परिचय समझ दिया गया है। अभिलेख क्या होता है, पुरातत्वविद क्या होते हैं, मतलब सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है पहले और दूसरे चैप्टर में समझाया गया है। तो जाकर के आप जो है उन दोनों चैप्टर को एक बार जरूर दिखेगा। तो दोस्तों अशोक एक ऐसा शासक था जो पहली बार अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का काम किया है, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिला है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा या किस लिपि में मिले हुए हैं। तो आपको याद रखना है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। दोस्तों जो आज हम कलिंग युद्ध का चर्चा सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में
जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसका जो है जानने का स्रोत क्या है, तो वो अशोक का अभिलेख है। अशोक ने अपने अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग दोस्तों याद रखना है, कलिंग जो है वो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से घृणा हो गई। उसने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब तक अशोक ने युद्ध किया तब तक वो महान नहीं बने, लेकिन दोस्तों जब अशोक ने युद्ध छोड़ा और ऐसे ऐसे काम किए जो जनता के लिए काफी उपयोगी थे, तब जाकर के अशोक जो है महान बनते हैं, महान अशोक कहलाते हैं। दोस्तों जब ये युद्ध किया, दोस्तों इसने जो अशोक है उसने इतने बड़े साम्राज्य पे शासन किया कि उतने बड़े साम्राज्य पे शासन किसी ने नहीं किया, लेकिन वो जो शासन किया उसने वो युद्ध के माध्यम से किया। तो जब तक उसने युद्ध किया, इसीलिए दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में जो है अशोक को चंडाल अशोक कहा गया है। लेकिन जब उसने तलवार छोड़ करके धर्म अपनाया, यानी धर्म के रास्ते पर चला, तब से जो अशोक है वो चंडाल अशोक से जो है महान अशोक बन गए। इस बात को आपको याद रखना है। देखते हैं दोस्तों अशोक का धर्म क्या था, यानी अशोक जो है किस धर्म की बात करता था। तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे जिसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे यह उनका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। तो दोस्तों अशोक का धर्म क्या था, तो अशोक के धर्म में जो है अच्छी शिक्षा और अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार की बात कही गई है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अशोक बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। तो दोस्तों अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म से प्रेरित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अशोक ने यह महसूस किया सभी समस्याओं का निदान उनका परम कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह पर जा जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धम्म महामात्य नामक अधिकारी कौन थे और उनका क्या काम था। तो दोस्तों जो धम्म महामात्य नामक अधिकारी थे, उनका काम था जगह जगह पर जाकर के धम्म की शिक्षा देना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे। दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अशोक ने जो है अपने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका जैसे देशों में भी अपने दूत भेजे थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए तथा अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जो अशोक था वो कई स्थानों पर शिलाओं यानी पत्थरों पर, दोस्तों शिला का मतलब यहाँ पर है पत्थर। तो दोस्तों अशोक ने जो है कई शिलाओं और स्तंभों पर अपने जो संदेश थे उसको जो है लिखवाएं और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो लोग उन संदेशों को नहीं पढ़ सकते हैं, आप उन्हें जो है खुद पढ़ करके सुनाएं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। तो दोस्तों अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया था, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दूसरा पॉइंट है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। दोस्तों ये सब जो है संदेश किसका रहा, अशोक का रहा अपनी प्रजा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक कहता है कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों पहले जो अशोक हर चीज जो है युद्ध के माध्यम से जीतना चाहता था, अब वो है धम्म के माध्यम से जो है जीतना चाहता है। उसमें इतना बड़ा परिवर्तन अब हो चुका है। अशोक चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो दोस्तों अशोक में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका था कि वो सोचता था कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी जो है अब वो युद्ध न करे और वो धर्म के रास्ते पर चल करके धर्म की बात करे और उसको बढ़ाने में अपना योगदान दे। दोस्तों ये रहा थोड़ा सा नोट और ये इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत की जितनी लिपियां हैं वो ज़्यादातर लिपियां उनमें से ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा एकदम। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राजधानी में सम्राट।
मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। ये बात आपको याद रखना है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में जो वो आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मेगस्थनीज ने क्या देखा और क्या बताया है। पहला पॉइंट है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो दोस्तों जो सम्राट थे उस समय के, जब वो जनता के बीच में आते थे तो उनके आने पर जो है शोभा यात्रा के रूप में लोग जश्न मनाते थे। तो जो दोस्तों जैसा कि आप लोग आज भी देखते हैं, जो शोभा यात्रा निकलता है, लोग कितना ही जो है बड़े पैमाने पे हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं और लोग जो है बड़े पैमाने पे जश्न मनाते हैं। तो उस समय जो है राजा भी जब जनता के बीच में आता था तो इसी प्रकार का शोभा यात्रा जो है शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था लोगों के द्वारा। देखते हैं दूसरा पॉइंट, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उस समय के जो सम्राट थे उन्हें जो है सोने के पालकी में लाया जाता था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। दोस्तों देखिए जो राजा होते थे वो सोने की पालकी में लाए जाते थे, लेकिन जो उनके अगल बगल में जो उनके अंगरक्षक थे वो हाथियों पर सवार रहते थे और उन हाथियों को जो है सोने और चांदी से सजाया जाता था। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राजा होते थे उनके अगल बगल जो है महिलाएं होती थी अंगरक्षक के रूप में, और वो महिलाएं जो है हथियार जो है अपने पास रखती थी। दोस्तों ये जो चारों पॉइंट हैं ये मेगस्थनीज के द्वारा जो है बताया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेगस्थनीज पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में क्या कहता है। दोस्तों जो उस समय का पाटलिपुत्र था वो आज का जो है पटना है। तो दोस्तों हमने अभी पीछे ही बताया है कि जो पाटलिपुत्र था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मेगस्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया है। तो यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार हैं। दोस्तों सोचिए वो कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, राजा का महल भी जो है काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। दोस्तों जो राजा का महल था उस समय जो है वो लकड़ी से भी बना हुआ है, इसके साथ ही जो है उस पे पत्थर की नक्काशी भी की गई है। तो दोस्तों अगर जो भी पॉइंट आपको न समझ में आए आप हमें जो है कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है कमेंट के माध्यम से आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।